बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक के मुकदमे पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नज़रसानी करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने जुमे के रोज़ जारी किए गए एक बयान में कहा कि मैंने अमित शाह जी को खत लिखा है कि यासीन मलिक के मामले को इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से देखा जाए। अगरचे मैं यासीन मलिक की सियासी सोच से इख्तिलाफ रखती हूँ, लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि यासीन मलिक ने तशद्दुद तरक करके सियासी अमल और पुरअमन जदोजहद का रास्ता इख्तियार किया। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया ने आज उन्हें दूसरे जुमे को भी घर में नज़रबंद रखा। मीरवाइज ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मुसलसल दूसरे जुमा भी मुझे जामे मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत जब चाहे हमारी बुनियादी दीनी और शहरी आज़ादियों पर जो है वो कदगन लगा देती है। ये जुमा मेरे लिए और भी अहम था क्योंकि इस हफ़्ते प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब जो कि मेरे दीरीना रफ़ीक रहे, दोस्त रहे, साथी रहे, हमसे जुदा हो गए। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि ना हमें उनके जनाजे में शरीक होने दिया गया और ना ही उनके अहले खाना से ताज़ियत करने का मौका दिया जा रहा है। इधर वज़ीर तालीम सकीना यतू ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो वो क्या करती थी जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज़ जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के UT गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो PDP प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज़ ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती है, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसने अपनी बेटी को उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके LG साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो हैं वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उसने गोली बोली की बात की है, फिर उसने दूध टॉफ़ी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी FIR लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौर इक़्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है, उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए वो खुद क्यों LG साहब के पास जाती हैं, वहाँ से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फ़लानी चीज़ चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि ये हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहाँ आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं अपने चीज़ों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज़ हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की,
एक ही चीज़ है आपके पास, वो यहाँ पे हार्टिकल्चर सेक्टर है, और इस हार्टिकल्चर सेक्टर में कई बरसों से इधर बीजेपी के शोला बयान लीडर रविंदर रैना का कहना है कि उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा आपस में भाई भाई हैं। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार एक ही है, सरकार में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई। नो डिस्प्यूट। एलजी साहब भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम का भला होना चाहिए। जो चुनी हुई सरकार है वो भी चाहती है यहाँ के लोगों का भला होना चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई मिलके काम कर रहे हैं। जब दो भाई मिलके काम करेंगे और ज्यादा ताकत के साथ अच्छे काम होंगे। नेशनल के भी हैं, पीडीपी के भी हैं, सजाद लोन साहब की पार्टी और बुखारी साहब से जुड़े हुए लोग। लेकिन सर ये सारे वर्कर्स हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पे दो सरकारें चल रही हैं। सरकार एक ही है, सरकार एक है। सरकार में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई। लेकिन भाइयों में लड़ाई चल रही है। चलाते हैं। डिस्प्यूट क्यों? आखिर डिस्प्यूट कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट क्यों? नो डिस्प्यूट। एलजी साहब भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम का भला होना चाहिए। जो चुनी हुई सरकार है वो भी चाहती है यहाँ के लोगों का भला होना चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई मिलके काम कर रहे हैं। जब दो भाई मिलके काम करेंगे और ज्यादा ताकत के साथ अच्छे काम होंगे। सर बात करेंगे हम न नमाज पढ़ते हैं, न ज़कात देते हैं, और बदमाशियों में लगे हुए हैं। शराब, जिना, हर कोई जो बर्बादी जो अल्लाह ने कहा नहीं करनी है वो करते हैं। और जो कहर अल्लाह का आया वो इसलिए आया, वो हर वक्त हमें जगाने की कोशिश करता है कि जागो, मेरी तरफ झुको, मैं मालिक हूं। और इसके लिए हमने ये जो बारिश पड़ी, कितना नुकसान हुआ, बेहद नुकसान। न सिर्फ हमारा, जम्मू के लोगों का घर मिट गए, लोग आज आसमान के नीचे रह रहे हैं, वो हालत है। सड़क जहां कभी नहीं फिसली थी, आज वहां से सड़क गई उधमपुर के करीब। हम तो रामपन और बानिहाल के दरमियान देखते थे, आज वहां भी हो गया। इसलिए ये हमें तौबा करने का वक्त आ गया है। सरकार कोशिश कर रही है, रोड खोलने की कोशिश कर रही है। कल उमर साहब खुद गए वहां, हर तरफ से कोशिश की जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं जितनी जा सकती हैं। सर सेब काफी ज्यादा खराब हुआ, क्या करेंगे उसको? क्या आज पहली दफा है? कि मैंने पहले भी देखा है, जब यहाँ सरकार दूसरी थी, गवर्नर राज था, मैंने देखा हमारे सेब सड़ गए, गाड़ियां 10 दिन बैठी रही। आज आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि रेल भी चल रही है और सड़क भी जल्दी से खड़ी कर दी, सामान जा रहा है। भाजपा कह रहा है कि सिग्नेचर कैंपेन हम करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं होंगे। कौन से वादे 10 महीने में करेंगे? उनसे पूछिए पहले, जो वादा उनने हमसे किया कि स्टेट छूट देंगे, कहाँ है वो? बात बड़ी करते हैं वो, मगर खोखली बातें करते हैं। कश्मीर की वादी जहां अखरोट के दरख्त अपनी मिठास और कीमती दाने के लिए मशहूर हैं, अब ये दरख्त लोगों की जान लेने लगे हैं। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरत होगी, मगर हकीकत यही है कि रवां माह के दौरान 6 अफराद अखरोट के दरख्तों से गिरकर लुक़्मा अजल बन चुके हैं। ये सिर्फ 6 हलाकतें नहीं, ये 6 घराने हैं जो हमेशा के लिए उजड़ गए। और ये कहानी सिर्फ मौत पर ख़त्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखरोट के दरख्त से गिरने वाले हर 100 अफराद में से तकरीबन 24 अफराद जान से जाते हैं और कम अज़ कम 18 अफराद मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो जाते हैं। यानी अगर आप दरख्त पर चढ़े तो या तो ज़िंदगी ख़त्म या फिर ज़िंदगी भर का बोझ। ये हादसे ज़्यादातर उस वक़्त होते हैं जब मज़दूर हिफाजती रस्सियों या आलात के बग़ैर ऊंचे और फिसलने वाले दरख्तों पर चढ़ते हैं। बारिश, फिसलन और ऊंचाई मिलकर एक ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करते हैं जो लम्हों में ज़िंदगी को मौत में बदल देती है। वादी के अस्पताल हर साल ऐसे मरीजों से भर जाते हैं जिनकी हड्डियां टूट चुकी होती है या फिर वो हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं।
सोचिए, एक दाना अखरोट की खातिर कितनी जिंदगियां दांव पर लग रही है। किसान, मजदूर और गरीब लोग रोजी रोटी की तलाश में अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि उनके पीछे रह जाने वाले खानदान गुर्बत और गम के दहाने पर पहुंच जाते हैं। सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ है? क्यों नहीं ऐसे मजदूरों को हिफाजती आलात मुहैया किए जाते? क्यों नहीं कोई पॉलिसी बनती? अगर ये सिलसिला न रुका तो आने वाले दिनों के दौरान अखरोट का सीज़न मौत का सीज़न बन जाएगा। करप्शन के खिलाफ फैसला कुनवार, ACB की बड़ी कार्रवाई। करप्शन एक ऐसा नासूर जो न सिर्फ इदारों को कमज़ोर करता है बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी को जहन्नम बना देता है। बिजली के खंभे से लेकर किसी आम फाइल के दस्तखत तक रुश्वत का जाल फैल चुका है। मगर याद रखें, जुल्म और बदउनवानी का अंजाम हमेशा रुसवाई और कानून की गिरफ्त होता है। श्रीनगर के पांथाचौक इलाके में एक आम शहरी ने हिम्मत दिखाई और एंटी करप्शन ब्यूरो के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने शिकायत की कि महकमा बिजली के 2 एहलकार जूनियर इंजीनियर शाइक सुल्तान भट्ट और सेक्शन अफसर मोहम्मद अयूब डार उससे बिजली के खंभे की असर नौ तनसीब के लिए 50,000 रुपये रुश्वत मांग रहे हैं। ACB ने फौरी कार्रवाई की, शिकायत की जांच, सबूत इकट्ठे और फिर तैयार हुआ एक खुफिया ट्रैप जहां फैसला होना था कि इंसाफ जीतेगा या करप्शन। और वो फिर लम्हा आया। ACB की टीम ने दोनों एहलकारों को रंगे हाथों रुश्वत लेते हुए पकड़ लिया। 50,000 रुपये नकद उनकी जेबों से बरामद कर लिए गए। मौके पर ही दोनों अफसर गिरफ्तार हुए। ये सिर्फ 2 अफराद की गिरफ्तारी नहीं है, ये पैगाम है पूरे निज़ाम के लिए कि अवाम अब खामोश नहीं रहेंगे। जो अफसर अवाम की खिदमत के बजाय अपनी जेबें भरते हैं वो जान ले कि उनका अंजाम जेल की सलाखों के पीछे है। रुश्वत देने वाला भी मुजरिम है और लेने वाला भी। अगर हम सब मिलकर करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें तो एक ईमानदार और इंसाफ पसंद समाज का ख्वाब हकीकत बन सकता है। करप्शन छोड़ो, दयानतदारी अपनाओ। एंटी करप्शन ब्यूरो चौकस है, अवाम बाखबर रहे। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।